अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो ये डोमेन बैक्टीरिया है, आपको पता है इससे पहले जो मैं लेक्चर दे चुकी हूँ वो मैं डोमेन आर्किया के बारे में दे चुकी हूँ। ठीक है, ये 3 डोमेन सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, उसका ही एक पार्ट है डोमेन बैक्टीरिया। प्रीवियसली जो लेक्चर था उसमें मैं डोमेन आर्किया की बात कर चुकी हूँ। ठीक है, और 3 डोमेन है इस सिस्टम की। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम की, एक है डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। ठीक है, क्लियर। तो हम सेकंड डोमेन की बात कर रहे हैं विच इज डोमेन बैक्टीरिया। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है ना, तो 1 बाय 1 जो है एफएससी बायोलॉजी को हम स्टार्ट किया है हमने। ठीक है ना, तो हम 1 बाय 1 इसके सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। बेसिकली अगर हम डोमेन बैक्टीरिया की बात करें तो ये डोमेन जो होती है, डोमेन बैक्टीरिया, ये सेकंड डोमेन है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 किसका है, चैप्टर नंबर 1 का ही लेक्चर नंबर 2 मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ। क्लियर। बेसिकली अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें ना, ठीक है ना, 5 किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, उसमें जो ये डोमेन बैक्टीरिया था ना, ये पार्ट था किंगडम मोनेरा का। ठीक है ना, तो मैं इसी तरह ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, लिखे हुए पॉइंट्स हैं इस कॉपी के ऊपर, और इन पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट जो है आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। ठीक है ना, अपने से मैं कोई 1-2 एग्जाम्पल दे दिया करूंगी जो आपके लिए क्या है कि आप उसको एक चॉइस के तौर पर रखोगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना चाहते हो तो आप वो याद कर सकते हो। अदरवाइज आपकी बुक ही हर चीज़ है आपके लिए, आपने अपनी बुक से ही हर चीज़ करनी है, और बुक से ही पेपर आपको पता है बन के आता है, और बुक से ही ऑफ कोर्स फिर आंसर देना है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा एडिशन मैं नहीं करूंगी, मैं जो बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं उसको ही आसानी से आपको डिस्क्राइब करूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी डोमेन बैक्टीरिया की, डोमेन बैक्टीरिया के बहुत डिस्टिंक्ट करेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत यूनिक करेक्टर्स होते हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम आर्किया एंड यूकैरिया डोमेन। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया हैव डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम आर्किया एंड यूकैरिया डोमेन। ठीक है, इसके बड़े अच्छे कुछ करेक्टर होते हैं जो इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी डोमेन से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स की डोमेन बैक्टीरिया के। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो फर्स्ट करेक्टर है इसका सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर होता है डोमेन बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के पास आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है ना, सेल की 2 टाइप होती है, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसके पास किसी भी एक डेफिनेट न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो इसके न्यूक्लियस होगा ना उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दे लेक एनी काइंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सराउंड इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये सेल स्ट्रक्चर की हमने बात की यहाँ पे। उसके बाद हम सेकंड जो करेक्टर है वो देखते हैं इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन। ठीक है, कि इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन किस तरह की होती है। तो बेसिकली इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है एक सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसको कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो मिलके बना होता है शुगर के साथ प्लस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, शुगर और अमाइनो एसिड्स मिलके ये एक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक यूनिक फीचर है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जस्ट बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, अदरवाइज बाकी यूकैरियोट्स वगैरह जो हैं ठीक है उनके अंदर ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का काम क्या होता है, इसने क्या करना है, इसने इसको शेप प्रोवाइड करनी है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, किसी भी किस्म के मैकेनिकल सपोर्ट इसने प्रोवाइड कर देनी है, मतलब कि स्ट्रेस से बचाना है। ठीक है, ये स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस में नहीं आने देगा। ठीक है ना, स्ट्रेस कैसी, केमिकल स्ट्रेस वगैरह, कोई केमिकल स्ट्रेस जो होती है ठीक है ना उससे ये बचाता है, किसी टॉक्सिक केमिकल वगैरह से ये बचाता है। उसके अलावा ये सेल को टर्गर प्रेशर से भी बचाएगा। ठीक है, केमिकल स्ट्रेस से बचाएगा सेल को। ठीक है, टर्गर प्रेशर से बचाएगा, कोई भी मैकेनिकल डैमेज से ये सेल को बचा लेता है।
अच्छा, ये जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और शेप प्रोवाइड करता है, सेल को की शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, मतलब इनको रिजिडिटी जो होती है ये इन्हीं के ज़रिए मिलती है, ठीक है ना, इन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ये रिजिड रहते हैं, रिजिडिटी मिलती है, ठीक है, शेप होती है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है ना, मतलब जो इनकी करेक्टरिस्टिक शेप होगी कि कोक्साई है, ठीक है ना, बसीलाई है बैक्टीरिया, उसके अंदर बसीलस शेप है, कोक्साई के अंदर कोकस शेप है, स्पाइरलम के अंदर जो है वो जो स्पाइरलम शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी स्पाइरलम शेप होती है, तो ये इनकी प्रॉपर जो शेप होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, इनके अंदर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, जो इनका क्रोमोसोम होता है एक सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, सर्कुलर भी इस तरह होता है कि ये एक जो एंडिंग इनकी होती है वो एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच कर रही होती हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड टू एंड अटैच करता है, ठीक है, कोई भी एंडिंग जो है इनकी वो खाली नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जो है वो एंड्स जो है आपस में अटैच कर रहे हैं, क्लियर ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया का एक क्लोज लूप बन रहा है डीएनए का, इसका कोई भी फ्री एंड नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है और बहुत कम ही है कि इसको कोई चीज़ जो है वो डैमेज कर सके, ठीक है, क्लियर। तो एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इस तरह दो स्ट्रैंड वाले डीएनए मॉलिक्यूल आपस में कॉइल करके, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज हो गए एक जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम बना रहे होते हैं, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और वो वाली जगह जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम फिट आते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन का नाम दिया जाता है, ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाएगा, क्लियर। अच्छा, 4 पॉइंट की बात करते हैं अब हम प्लाज्मिड की। तो व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए ना एक टर्म यूज की जाती है, आपकी बुक में नहीं इन्होंने यूज की, लेकिन ये एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो पहले से ही प्रेजेंट है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेन क्रोमोसोम एक है लेकिन प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और ये क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसने ट्रांसफर करना होता है बैक्टीरिया के दौरान, मतलब कि एक बैक्टीरिया है इसके पास प्लाज्मिड है तो दूसरे के पास नहीं है, तो ये आपस ये वाला बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को कॉपी करके कॉपीड वन को दूसरे में ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर्ड होता है बिटवीन बैक्टीरिया, तो इसको ट्रांसफर क्यों करवाया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट देखो इससे इसके पास जिसके पास प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड जो था ये बैक्टीरिया वायरल रेजिस्टेंट था, मतलब कि हमें पता है बैक्टीरिया को मोस्टली वायरसेस अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते, तो ये इनके पास जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के पास ऐसी जीन्स थी जो वायरस से इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, इस बेचारे के पास ये वायरल रेजिस्टेंट जीन नहीं मौजूद थी, तो इससे वायरल रेजिस्टेंट जीन मतलब कि प्लाज्मिड के पास ये वायरल रेजिस्टेंट जो जीन है टोटली पूरा प्लाज्मिड कॉपी करवाया जाता है, उस प्लाज्मिड को इसको दे दिया जाता है ताकि ये भी बैक्टीरिया वायरल रेजिस्टेंट बन जाए, ठीक है। तो क्या पर्पज है इसका, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड अडाप्टेशन इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग ए प्लाज्मिड, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जब इसको दे दिया जाता है न्यू प्लाज्मिड तो उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके जीन्स जो हैं वो मोर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं और इनके पास अडाप्टेशन भी आ जाती है, जो है वो रिसीव करता है, ठीक है, प्लाज्मिड, उसके पास अडाप्टेशन भी आ जाती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ दी वायरस अटैक, ठीक है, ये वायरस अटैक के खिलाफ अडाप्टेशन कैरी कर देते हैं ताकि क्योंकि ये वायरल रेजिस्टेंट बन जाते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं खुद अपनी जो है बैक्टीरिया अपनी बॉडी को वायरस के खिलाफ बाय गेनिंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम, क्लियर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, विच इज बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन, बाइनरी वर्ड इज मीन टू, ठीक है। तो बाइनरी फिशन के केस में क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको स्प्लिट करवा दिया जाता है टू पार्ट्स के अंदर, फिशन कहते हैं, वर्ड मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करवाई जाती है, बाइनरी मीन टू पार्ट स्प्लिटिंग, तो एक बैक्टीरिया की बॉडी इसको दो पार्ट्स के अंदर इस तरह स्प्लिट करवा दिया जाता है, ठीक है, ये एक पार्ट है,
ये कौन सा है, दूसरा पार्ट। और हर पार्ट नेक्स्ट जो है वो ग्रो करके अपने पेरेंट की तरह, मतलब कि प्रीवियस वन की तरह ही दिखने लग जाता है। तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो इन जो पार्ट्स के जो स्प्लिटिंग होती है जिन पार्ट्स के अंदर, उन पार्ट्स को नाम दिया जाता है डॉटर सेल्स का। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर 6 पॉइंट की, दैट इज न्यूट्रिशनल मोड। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल मोड आपको पता है इसके 2 ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, या तो ये ऑटोट्रोफ होंगे या ये हेट्रोट्रोफ होंगे। आपको पता है ऑटोट्रोफ केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिस तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, तो किस तरह वो करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे ना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके लाइट को कैप्चर करके, ठीक है ना, तो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दैट्स वाई वो आर कॉलिंग दिस मोड एज दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको ऑटोट्रोफ का नाम दिया जाता है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दैट इज हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ के केस में क्या होता है कि किसी भी चीज की तोड़ फोड़ करने को कहते हैं हेट्रोट्रोफी। हेट्रोट्रोफी में क्या होता है कि डीकम्पोजर्स जो होते हैं किसी भी चीज को क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और जब उसको सिंपल मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो बैक्टीरिया पहले उसके वहाँ पे एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं सिंपल मैटर के अंदर, और उस सिंपल मैटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दैट इज डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। 7 पॉइंट है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के केस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी वो कहता है कि बैक्टीरिया जो है वो अपनी मॉर्फोलॉजी की बेस पे डिफरेंट जो है शेप्स इसकी होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करता है। ठीक है ना, किस तरह करता है, क्योंकि अपनी सेल वॉल की बेस पे ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करेगा। सेल वॉल के अंदर कौन सी चीज़ है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो इस पेप्टिडोग्लाइकन की बेस पे बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। शेप एक है कॉक्साई, बसीलाई, विब्रियो, स्पाइरल शेप। तो अगर हम बात करें शेप कॉक्साई की, तो कॉक्साई शेप कौन सी होती है, स्फीरिकल शेप होती है। ठीक है ना, राउंड होंगे या फिर ओवल होंगे। तो मैं आपको थोड़ी एक एक एग्जांपल भी बता देती हूँ अगर आप करना चाहते हो। ठीक है ना, अदरवाइज मैंने पहले भी बताया, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, अदरवाइज बुक को फॉलो करो, नो मैटर। ठीक है, माइक्रोकोकस, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है कॉक्साई की। उसके बाद वो बात करते हैं बसीलाई की। बसीलाई कौन सी शेप है, रॉड शेप, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो बसीलाई के अंदर आता है एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको आप कहते हो, एस्चेरिशिया कोलाई आती है बसीलाई के अंदर। उसके बाद विब्रियो की बात करते हैं। विब्रियो कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दैट इज कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो। तो अगर हम विब्रियो की एग्जाम्पल की बात करें तो वो बैक्टीरिया जो कोलेरा काज करता है ना, ठीक है ना, वो विब्रियो होता है। इसको अंदर नेम दिया जाता है विब्रियो कोलेरा का, ऐसा बैक्टीरिया जो कोलेरा काज करेगा। ठीक है, विब्रियो की भी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की। ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जिसकी शेप स्पाइरल होती है। ठीक है, तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर जो है बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये कौन सा है, यह स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, बैक्टीरियाज की अरेंजमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करते हैं बैक्टीरियाज की अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट की बेस पे बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया जाता है। अगर 2 बैक्टीरिया हैं एट अ टाइम अरेंज्ड इस तरह, तो उनको नाम दिया जाता है डिप्लोकोक्साई का। अगर एक चेन में है इस तरह प्रेजेंट बैक्टीरियाज अटैच हैं, ठीक है, एक पूरी चेन है, तो उसको नाम देता है स्ट्रेप्टोकोक्साई का। और अगर यही बैक्टीरिया मौजूद है इस तरह के क्लस्टर्स में, तो इनको नाम दिया जाता है स्टेफिलोकोक्साई का। क्लियर, लगी समझ। अब हम बात करते हैं फ्लैजला की, बैक्टीरिया के फ्लैजला की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम फ्लैजला की बात करें तो बैक्टीरिया के पास 1 और मोर फ्लैजला होते हैं जो कि विप लाइक फ्लैजला होते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी भी किस्म के हेयर्स नहीं होते हैं, और इस विप लाइक फ्लैजला की हेल्प से ही बैक्टीरिया एट ए टाइम मूव कर सकते हैं। क्लियर, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ फ्लैजला को आपके जो है नॉलेज के लिए। तो अगर ए ट्राइकस फ्लैजला केस वो होता है जिसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ए ट्राइकस जिसमें कोई भी किस्म का फ्लैजला नहीं होता है। ये फ्लैजलेशन की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स हैं,
कुछ 9 फ्लैजला, मोनोट्राइकस के पास से एक सिंगल फ्लैजलम होता है, लोफोट्राइकस के साथ के पास क्या होता है कि इस तरह बैक्टीरिया है और इसकी एक एंड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजला का गुच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि एम्फीट्राइकस के केस पे क्या होता है कि दोनों साइड्स के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं इस तरह, ठीक है ना। दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों कोनों के ऊपर बैक्टीरिया के फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। पेरीट्राइकर का क्या केस क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैजला पूरी सरफेस के ऊपर इस तरह सराउंड किए होते हैं। क्लियर। तो फ्लैजला की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पिलाई की। अब हम बात करते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फिम्ब्री और पिलाई की, तो दोनों ही क्या होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बोथ आर, ये दोनों क्या हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस। ये दोनों हेयर लाइक अपेंडेजेस किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना जो फिम्ब्री है, ठीक है ना, ये क्या है, ये कि छोटा थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस है, ठीक है ना, शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस, और ये न्यूमरस होते हैं नंबर्स में, ठीक है, काफ़ी 100 पर सेल। एक सेल के पास हंड्रेड्स ऑफ फिम्ब्री प्रेजेंट होते हैं, 100 पर सेल, ठीक है, 100 ऑफ फिम्ब्री होंगे एक सेल के पास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फिम्ब्री जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी टिश्यू वगैरह के साथ जाके अटैच होने में, ठीक है। तो ये फिम्ब्री जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जेनेसिटी में, ठीक है, पैथोजन के तौर पर एक्ट करने में, मतलब कि बीमारी वगैरह फैलाने में, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैच करवाने में, होस्ट सेल की वॉल के साथ, इस तरह के इस फिम्ब्री जो होते हैं मोस्टली देखने को मिलेंगे एस्टेरिशिया कोलाई में, ठीक है। और एस्टेरिशिया कोलाई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, किस तरह, अपने फिम्ब्री के जरिए यूरिनरी ट्रैक की वॉल के साथ अटैच हो गए। तो लगी समझ फिम्ब्री के वर्क की भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज पिलाई, ठीक है। पिलाई, व्हाट इज पिलाई, लॉन्ग होते हैं पिलाई, हेयर लाइक अपेंडेजेस लॉन्ग होंगे और कुछ होंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 to 10 होंगे, 1 to 10 पर सेल, ठीक है, पर सेल में 1 to 10 ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करते हैं, मतलब कि अगर मैंने बताया था ना, क्या होता है कि एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, दूसरे के पास नहीं है, तो ये अपना प्लाज्मिड इसको देना चाहता है, कॉपी करके इसने कॉपी किया प्लाज्मिड, तो जब इसने दूसरे को देना है ना, तो इसके अंदर क्या डेवलप होती है, ये पिलाई डेवलप हो जाती है। तो ये ब्रिज सा है ना, ये इसके ने अपने अंदर डेवलप किया ताकि इस ब्रिज के जरिए अपने प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफर किया जाए। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे के अंदर ट्रांसफर किया जाए। और जब कॉन्जुगेशन में होने वाले यूज होने वाले पिलाई को नाम दिया जाता है सेक्स पिलाई का, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज दी सेक्स पिलाई। लगी समझ इसकी भी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 पॉइंट की, दैट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 पॉइंट की, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली जो है हम कहते हैं कि बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एसेंशियलिटी या फिर ऑक्सीजन नॉन एसेंशियलिटी के, जिनके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होता है, जिनके लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसकी बेस के ऊपर तो बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब्स भी हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब भी हो सकते हैं, माइक्रो एरोफाइल भी हो सकते हैं, और एरो टॉलरेंट एनारोब्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें ना ऑब्लिगेट एरोब्स की, तो इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स को रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। और ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैं ज्यादा नहीं इसकी एग्जांपल दे रही, फिर लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाना है, ठीक है ना। तो आपको बस यही पता होना चाहिए कि जो आपकी बुक में लिखा है उसका मतलब क्या है। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स को क्या होता है कि इसके लिए इनके लिए ऑक्सीजन जो होती है वो जरूरी नहीं होती। अगर ये ऑक्सीजन में रहेंगे तो ये मर जाएंगे, ऑक्सीजन इज टॉक्सिक फॉर देम। जो वर्ड ऑब्लिगेट होता है ना, ठीक है ना, उसका मतलब है कि ये चीज जो है ये जरूरी है, इसके बगैर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है ना। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के बगैर मर जाएगा। ऑब्लिगेट एनएरोब, एनारोबिक कंडीशन होती है विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन। तो एनएरोब वाली ऑब्लिगेट जो होंगे वो टॉक्सिक होगी इसके लिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, ओनली सर्वाइव इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है फैकल्टेटिव एनारोब।
तो फैकल्टेटिव एनारोब जो होते हैं ना, ये ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन में और नहीं भी कर सकते। मतलब कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन है तो फिर भी ग्रो करेंगे और विदाउट ऑक्सीजन भी ये ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए फैकल्टेटिव। ठीक है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट केस में यही फ़र्क होता है। ऑब्लिगेट मस्ट ये चीज़ होनी चाहिए, और फैकल्टेटिव में हो भी जाए ठीक है, नहीं भी हो फिर भी ठीक है। तो विद और विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकते हैं फैकल्टेटिव केस वाले। उसके बाद वो बात करते हैं माइक्रो एरोफिल की। तो माइक्रो एरोफाइल जो होती है ना, इनको स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल। दे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं एरो टॉलरेंट एनरोब्स की। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये इसकी प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है इनको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, एरो टॉलरेंट एनरोब्स। एनरोब्स वो होते हैं बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एब्सेंस में भी रह सकते हैं, लेकिन एरो टॉलरेंट मतलब एयर को टॉलरेंट करेंगे, लेकिन सर्वाइवलशिप इनकी क्या होगी, विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर बेस नहीं करते हैं, मतलब जो है एरोबिक प्रोसेस के नहीं करेंगे। क्लियर, लगी समझ। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे और उस टूटने से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ने से। ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी रिलीज करवाते हैं। क्लियर, लगी समझ इस पॉइंट की भी। अब 12 पॉइंट है, वो है एक्सट्रीमोफाइल्स का पॉइंट। तो आपको पता है एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लविंग होते हैं। एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड फाइल्स मीन लविंग, मतलब वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो अगर हम थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब हीट, ठीक है ना, तो जो एक्सट्रीम हीट में रह सकते हैं बैक्टीरिया उनको थर्मोफाइल्स का नाम दिया जाता है। जो एक्सट्रीम सैलिनिटी में, साल्ट की सिचुएशन में रह सकते हैं उसको हेलोफाइल्स का नाम दिया जाता है। और जो एक्सट्रीम जो है वो लो पीएच, लो पीएच आपको पता है ना एसिडिक कंडीशन होती है, तो जो एक्सट्रीम लो पीएच में रह सकते हैं दैट इज एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया। क्लियर, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 13 पॉइंट की। तो पैथोजेनिसिटी में वो कहता है कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वायरुलेंस फैक्टर, ठीक है, वहाँ पे ऐसे फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसने इनके अंदर वायरुलेंस काज करनी, उनकी डेथ काज कर देनी है, ठीक है ना, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनके अंदर डिफरेंट काइंड की डिजीजेस जो है वो ऐड करवा देनी होती हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरह ये डिजीज होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स और वायरुलेंस फैक्टर की वजह से। अब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो सिम्बायोसिस प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो मतलब बैक्टीरिया जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। इसमें आते हैं मचुलिज्म और कमेंसलिज्म वगैरह। मचुलिज्म के केस में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना, बोथ गेट बेनिफिट्स, ठीक है। और कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक बेनिफिट ले रहा है और दूसरा ना तो कोई फायदा ले रहा है और ना कोई नुकसान, ठीक है, ना उसको कोई फायदा ना कोई नुकसान, वो बेचारा वैसे ही साथ फिर रहा है, ठीक है ना, वैसे ही घूम फिर रहा है, समझ लो यही, ठीक है ना। तो लगी समझ इसकी भी सिम्बियोसिस की, ठीक है ना। हमने पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर आउट कर लिए हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स के। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर ग्रुप्स की बैक्टीरिया के। तो अगर मेजर ग्रुप्स की बात करें, सबसे पहले है प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटियोबैक्टीरिया इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये बहुत डिवर्स ग्रुप है, इसके अंदर आते हैं एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, हेलियोबैक्टर, राइजोबियम वगैरह, ठीक है। ये तो आगे प्रोटियोबैक्टीरिया के केस में। क्लियर, अच्छा, उसके बाद दूसरे हैं फिर्मिक्यूट्स, ठीक है। फिर्मिक्यूट्स क्या होते हैं, ये
ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इन्होंने एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना होता है जिसको एंडोस्पोर का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब हार्श इन्वायरमेंट को भी ये फिट स्टैंड कर सकते हैं इस एंडोस्पोर की फॉर्मेशन से। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो है बैसिलस। मजीद अगर आपने करनी है तो आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये फिलामेंटियस मतलब फंगस लाइक है। एक्टिनो वर्ड फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, फंजाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फंगस लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम वगैरह, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वगैरह, ठीक है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये ब्लू ग्रीन अलगा है ना, आपको ये बैक्टीरिया है, अलगा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फोटोसिंथेटिक है, दैट्स व्हाई वी विल कॉलिंग इट एज ए ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक नेचर में है, इसके पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी विल कॉलिंग इट एज ए ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन वगैरह फिक्स कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं एनाबीना वगैरह, स्पायरोलिना वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं नेक्स्ट स्पायरोकीट की। स्पायरोकीट ग्राम नेगेटिव स्पायरल शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ट्रेपोनिमा पैलिडियम, ठीक है, जो साइफिलिस काज करती हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिडोबैक्टीरिया। एसिडोबैक्टीरिया जो है ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, लिविंग सॉइल, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एसिडोबैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं एक्विफिका, ठीक है। तो एक्विफिका जो होता है बैक्टीरिया ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बहुत ओल्डेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकता है, ये हीट लविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं एक्विफैक्स, ठीक है। एक्विफैक्स बैक्टीरिया जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर लगी समझ? तो आई होप सो कि जो ये मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको बताया है बैक्टीरिया का, उसकी समझ लगी होगी, ठीक है। तो अब हम बुक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह इसको करना है। तो आपने सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा देख लेना है कि किस तरह इंक्लूड है, ठीक है ना। 5 किंगडम सिस्टम में ये बैक्टीरिया कहाँ पे था, आपने कहना है मोनेरा में था, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जो है ये जो है वो सिमिलरिटी शो करता है आर्किया के साथ, यूकरिया के साथ, किसके साथ करता है, तो आपने कहना है कि दोनों के साथ ही डिफरेंट, दोनों से ही डिफरेंट है। आर्किया और यूकरिया आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, जिस तरह के हमने कल वाले लेक्चर में ये देखा था। सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल कंपोजिशन, जेनेटिक मटेरियल, मैंने ये सारा आपको डिस्क्राइब किया। ये आपने इसको पॉइंट्स के हिसाब से समझ के, जो लेक्चर है उसमें से समझ के एंड में आपने इसको पॉइंट के हिसाब से याद करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। ये मेजर ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, तो आपने इसकी एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और पॉसिबिलिटी हो तो ये सारे ही याद कर लेना, ताकि क्योंकि चांसेस होते हैं कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में अभी आपसे पूछे जा सकें, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ शेप्स हैं जो यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है ना, तो आपने ये भी देख लेनी है अच्छे तरीके से। क्लियर लगी समझ इसकी भी? तो आई होप सो कि आपको जो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 इसकी अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।